बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के हवाले से एक क्यूरी मेरे पास आई है और बहुत से बच्चों का एक ही सवाल था कि सर हमें बायो की तैयारी के लिए कौन सी बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कौन सी की बुक आप लगवाएंगे। तो उस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम किसी भी की बुक का सहारा नहीं लेंगे। मैं आपको कोई की बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं हमेशा जब भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ तैयारी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्स्ट बुक यानी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसी को रिकमेंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे भी वही टेक्स्ट बुक का ही इस्तेमाल करेंगे। की बुक आप लोगों ने बाई नहीं करनी। अगर कोई बच्चा करेगा तो वो अपने बिहाफ पर करेगा, बट मेरी रिकमेंडेशन जो होगी वो टेक्स्ट बुक होगी, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा भी टेक्स्ट बुक से। और आपको ये भी पता है कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के पेपर सेटर होते हैं वो भी टेक्स्ट बुक से पेपर बनाते हैं और जो एमडी कैट का पेपर होता है वो भी टेक्स्ट बुक से बनाया जाता है। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन जो है वो टेक्स्ट बुक होगी। बट एट द एंड ऑफ सीजन, जब आपके सेशन का एंड होने वाला होगा, तब आपको मैं कोई ना कोई की बुक जो है वो रिकमेंड करूंगा जस्ट फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने होम्योस्टेसिस को इस तरह से डिफाइन किया था, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। कि बैरूनी माहौल में आने वाली जितनी भी तब्दीलियां होती हैं, चाहे टेम्परेचर अप होता है, हाई होता है, चाहे वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, लेकिन इसकी इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको महफूज रखना, ये क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। और उसके बाद हमने देखा था कि होम्योस्टेसिस जो होता है वो बेसिकली उसके 3 डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिनके जरिए होम्योस्टेसिस को अपनाया जाता है या होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाता है। तो उसमें था एक ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन हम उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगेन रिकॉल कर लेते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ये बॉडी और जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके दरमियान में सॉल्ट एंड वाटर की जो रेगुलेशन होती है, उसका गेन या उसका लॉस, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार कम होगी तो एनवायरनमेंट से गेन करेगी, जब बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार इंक्रीज करेगी तो वो क्या कर देगी? उसको एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, इसी तरह से वाटर का होता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर की जो एक्सेशन होती है वो भी नुकसानदेह है, उसको हम ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। जबकि अगर पानी की मिकदार कम पड़ जाए तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, वो भी नुकसानदेह है। तो लिहाजा एक नॉर्मल, एक मेंटेन क्वांटिटी जो होती है वो साल्ट एंड वाटर की बॉडी के अंदर जो रखी जाती है, और उस मैकेनिज्म को जिसके जरिए बॉडी के अंदर साल्ट एंड वाटर को मेंटेन रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होती है, इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी होती है। तो आज हम प्लांट्स के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैं, मतलब पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल के अंदर पाए जाते हैं, यानी खुश्की के ऊपर मौजूद है। अब खुश्की के ऊपर भी जो है वो वहां पर भी अगर हम देखें तो वाटर अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हम उसको 2 डिफरेंट टाइप्स के अंदर कन्वर्ट किया करते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनको इनफ वाटर सप्लाई अवेलेबल होती है और ऐसे प्लांट्स जिनको बहुत कम वाटर सप्लाई अवेलेबल होती है। तो इसी तरह से यानी कि 3 मेजर कैटेगरीज बनती हैं प्लांट्स की, जिनमें हम उनको उनके हैबिटेट की बुनियाद पर हम डिवाइड करते हैं। उसमें पहली जो टाइप है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, सेकंड उसको हम कहते हैं मीजोफाइट्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड जीरोफाइट्स। ये 3 बेसिक जो है वो प्लांट की टाइप्स बनती होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। तो हम वन बाय वन इनको हम डिफाइन भी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी अडॉप्टेशंस रखी हुई हैं। तो पहले हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स। Hydrophytes, the plants living in water are called hydrophytes। आपको पता है हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फाइट्स मीन होता है प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं या पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब ये प्लांट्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर यानी अपनी इनके जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है वो पानी के अंदर ही गुजरता है। ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं? अब पहले हमने बात की है कि एक्सेस ऑफ वाटर इज आल्सो डेंजरस।
तो उसको कम करने के लिए कौन से अडॉप्टेशंस हैं? उसमें नंबर 1 है लार्ज लीफ सरफेस एरिया। इनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब उससे क्या फायदा होगा? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा उसके ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो सकती है। तो लिहाजा एक्सेसिव वाटर को मतलब रिमूव करने के लिए इनका जो लीफ सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन रखे जाते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर जो पानी की ज्यादती है उसको रिमूव किया जाए। ठीक है जी, पहले यानी कि अडॉप्टेशन है लार्ज लीफ सरफेस एरिया, ज्यादा से ज्यादा इनका सरफेस एरिया होता है। उसके बाद नंबर 2 एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस टू रिमूव एक्सेस वाटर। प्लांट की जो अपर सरफेस होती है यानी ऊपर वाली सरफेस जो कि बिल्कुल फेसिंग टू एटमॉस्फेयर होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं और वो मैक्सिमम जो स्टोमेटा होता है वो ओपन रहते हैं ताकि जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको ट्रांसपायरेशन के जरिए रिमूव किया जा सके। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर एक प्लांट आता है कॉमनली हाइड्रिला है, ठीक है, और इसी तरह से जो वाटर लिली है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है मीजोफाइट्स। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं यानी खुश्की के ऊपर मौजूद होते हैं। दीज आर द प्लांट्स लिविंग इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। ऐसे प्लांट्स जो कि मीडियम सप्लाई ऑफ वाटर मतलब ना पानी इनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है जैसे कि हाइड्रोफाइट्स के पास होता है, ना ही बहुत कम यानी कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स कहते हैं। अब इनके पास कौन कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं? नंबर 1 इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन। अगर पानी की मिकदार काफी ज्यादा अवेलेबल है तो उस दौरान क्या होते हैं कि स्टोमेटा जो होते हैं वो उनको ओपन रखा जाता है ताकि एक्सेसिव वाटर को ट्रांसपायर किया जा सके या उसे रिमूव किया जा सके। फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर नंबर 14, वहां पर आप ट्रांसपायरेशन उसका प्रोसेस कंप्लीट आप समझ कर आ चुके हैं। तो क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी, तो इसी तरह से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए जो मीजोफाइट्स होते हैं वो जब वाटर अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा ओपन रखते हैं ताकि जो ज्यादा पानी है उसे रिमूव किया जा सके। अब इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर वो क्या करते हैं? स्टोमेटा आर क्लोज्ड। स्टोमेटा को क्या कर दिया जाता है? क्लोज किया जाता है ताकि स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से ट्रांसपायरेशन को स्टॉप किया जा सके और जैसे ही ट्रांसपायरेशन का स्टॉप होगा तो वाटर की जो लॉस होती है वो कम से कम बल्कि खत्म हो जाती है। तो वो वाटर अपने स्टेम के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर उसको रिजर्व रख सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट क्योंकि इनके पास मॉडरेट होती है यानी कभी ज्यादा कभी कम, तो जब ज्यादा होती है स्टोमेटा ज्यादा ओपन कर दिए जाते हैं, जब कम वाटर की कम सप्लाई होती है तो उस वक्त स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाते हैं या उनकी ओपनिंग जो है वो कम से कम कर दी जाती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें मैंगो आता है, इसमें रोज आता है और इसके अंदर ब्रासिका इंक्लूडेड है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें, they are said to be xerophytes. The plant living in acute short supply of water. ऐसे प्लांट्स जो कि इंतहाई पानी की कम मिकदार के अंदर रहते हैं या ऐसे प्लांट्स जिनको पानी की बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है उनको हम क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है जी, कॉमनली हम अगर एक सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे पौधों को हम सहराई पौधे भी कहते हैं क्योंकि ये सहराओं के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं और आपको ये भी पता है कि सहराओं के अंदर बारिशें बहुत कम होती हैं। इस वजह से ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। द प्लांट्स लिविंग इन एक्यूट शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर आर सेड टू बी ज़ीरोफाइट्स। अब इनके पास कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं? नंबर 1, दे हैव स्मॉल थिक लीव्स। इनके लीव्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत मोटे होते हैं यानी थिक होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम करें हाइड्रोफाइट्स के पास, अब हाइड्रोफाइट्स के पास एक्सेसिव वाटर था, उनका लीफ सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था,
जबकि ज़ीरोफाइट्स के बाद जितनी कम वाटर अवेलेबिलिटी होती है इतने ही छोटे इसके लीव्स होते हैं। तो मतलब इसका होता है कि ट्रांसपायरेशन का एक ताल्लुक उसके लीफ साइज से भी होता है। लीफ साइज इंक्रीज करेगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगी, लीफ साइज डिक्रीज होता है तो ट्रांसपायरेशन भी कम से कम हो जाती है। तो इसी एडाप्टेशन को फॉलो किया है ज़ीरोफाइट्स ने कि इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और साथ में मोटे होते हैं, ताकि वो अब वाटर अवेलेबल जितना है उसे स्टोर कर सके लेकिन ट्रांसपायरेशन से उसे बचा सके। उसके बाद सेकंड वन इज द क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी एंड लेदरी। अब आपको पता है कि जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर एक बारीक सी जो है ऊपर झिल्ली मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते होते हैं? क्यूटिकल कहते होते हैं। ठीक है जी, वो मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को भी बचाती है और साथ में एब्रेसिव डैमेज से भी बचाती है। तो जो ज़ीरोफाइट्स हैं इनकी जो क्यूटिकल होती है वो काफी थिक होती है, यानी बहुत मोटी होती है ताकि वाटर ट्रांसपायरेशन से बचा सके। नंबर 2 वैक्सी होती है। वैक्स आपको पता है लिपिड्स की टाइप है और आपको पता है जो क्यूटिकल होती है ये लिपिड्स से ही मिलकर बनती होती है और साथ में लेदरी होती है। इसी तरह से नंबर 3 इनकी अडॉप्टेशन, स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन है ज़ीरोफाइट्स के अंदर। वो कैसे कि इनका जो लीफ होता है, यानी अगर हम इस तरह से बात करें कि ये लीफ है, ये इसका फेसिंग टू एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर की तरफ से इसका फेस है। ठीक है जी, जबकि इसकी जो लोअर साइड होती है, इसके अंदर वाली साइड के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं और उन डिप्रेशंस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अगर आपको याद हो, आपने एक फैक्टर पढ़ा था जो कि ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करता था, दैट वाज एयर। जो हवा होती है वो भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करती है। अब मतलब ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जो स्टोमेटा होते हैं उनको जो है वो एयर से एक्सपोज नहीं किया जाता ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज ना किया जा सके। इसका मतलब क्या है कि जब रेनी डेज होंगे, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल होगी, तो उस दौरान क्या होगा? स्टोमेटा ओपन किए जाएंगे, उसमें से जो वाटर है उसको रिमूव किया जा सकता है, बट डायरेक्ट एयर कंटेक्ट की वजह से ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। उसके बाद नंबर 4 जो इनके पास अडॉप्टेशन होती है, कहता है सम प्लांट्स लाइक कैक्टाई शेड ऑफ देयर लीव्स टू स्टॉप ट्रांसपायरेशन। अब होता यह है कि जब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है उस दौरान कुछ प्लांट्स जो होते हैं, लाइक अगर हम कैक्टाई की बात कर लें, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं? अपने लीफ गिरा देते हैं। इसका मतलब क्या है? लीफ नहीं होंगे तो मतलब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। उसके स्टेम के अंदर मौजूद जितना भी वाटर होगा उसे स्टोर किया जा सकता है। नंबर 5, इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर वाटर। रेनी सीजन के अंदर जब वाटर अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होगी तो उस दौरान जो स्टेम है वो वाटर को स्टोर कर सकता है। और आपको पता है कि ये जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं इनका जो स्टेम होता है वो भी फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब उसके सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब लीव्स शेड ऑफ हो जाएंगे उसके बाद भी प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए जितनी भी फूड रिक्वायर होती है तो वो उसका जो स्टेम होता है उसको तैयार कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास जो होते हैं वो काफी ज्यादा वाटर उसके पास स्टोर होता है। अब ज़ीरोफाइट्स की अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कैक्टाई आता है, इसमें एलोवेरा आता है, इसके अलावा कॉमनली जो यूफोर्बिया है वो भी ज़ीरोफाइट्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है? इसमें पहली बात तो यह है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी एक साथ जो होता है वाटर को ना तो अपटेक कर सकते हैं, ना ही जो है वो सॉल्ट्स को वो एक्सक्रीट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर भी होता रहता है, उसे लीव भी करता रहता है, और इसी तरह वाटर के साथ साथ जो है वो सॉल्ट को अपटेक भी किया जाता है और वाटर के साथ ही सॉल्ट को एक्सक्रीट या एलिमिनेट भी किया जाता है। अब सॉल्ट और वाटर जो होता है उसको एक मेंटेन लेवल के ऊपर रखा जाता है। अब ये जो मेंटेनेंस लेवल होता है उसको हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। उसमें नंबर 1 आता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द एनिमल्स दैट डू नॉट रिक्वायर actively to adjust their internal state, they are said to be osmoconformers। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं ये कभी भी अपनी बॉडी के अंदर साल्ट एंड वाटर को मेंटेन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनका जो बॉडी होता है वो हमेशा उनके एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक पोजीशन में होता है।
प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि सेल के अंदर का सोल्यूशन या सेल के बाहर का जो सोल्यूशन होता है वो दोनों जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, दोनों के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है। तो ये ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल्स के अंदर भी यही होता है कि अपनी बॉडी को अपने एनवायरनमेंट के अंदर आइसोटोनिक कंडीशन में रखते हैं, लिहाजा मतलब जिस तरह वाटर आ रहा है उसके साथ जितना भी साल्ट आ रहा है, जिस तरह वाटर जा रहा है उसके साथ जितना भी साल्ट जा रहा है, तो इनको ये साल्ट एंड वाटर जो है वो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर मैरीन इनवर्टेब्रेट्स जितने भी हैं, यानी कि अगर हम फाइलम पोरिफेरा की बात करें, फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करें, तो इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर जो है साल्ट एंड वाटर कंडीशन को मेंटेन नहीं रखते। उसके बाद नंबर 2 टाइप, इनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। नाम ही बता रहा है कि ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर जो है साल्ट एंड वाटर को मेंटेन किया जाता है। अब इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द एनिमल्स विच रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल बॉडी स्टेट आर सेड टू बी ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऐसे एनिमल्स जो अपने इंटरनल बॉडी स्टेट को मेंटेन रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? द बॉडी फ्लूइड डिफर नोटिसेबली द आउटसाइड एनवायरमेंट। इनके बॉडी फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है वो क्लियरली वाज़ेह तौर पर डिफरेंट होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को हमेशा एक मेंटेनेंस लेवल के ऊपर रखते हैं। साल्ट कम होगा अपटेक कर लेंगे, ज्यादा होगा एक्सक्रीट कर देंगे। इसी तरह वाटर की जब जरूरत होगी तो उसे अपटेक किया जाता है और जब उसकी जरूरत नहीं होती या एक्सेसिव होता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो अब इनकी रिमूवल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो ये अपने बॉडी से जो एक्सेस वाटर होता है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रिमूव कर देते हैं। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जो होता है सेल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो होता है वो वाटर लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्या करते हैं? एक्टिवली जो होते हैं वो बॉडी से वाटर को रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, बाहर कम होती है। तो इस तरह वजह से इनको क्या करना पड़ता है? उसे रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद नंबर 2, दे एक्सक्रीट साल्ट्स इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और जो साल्ट्स होते हैं वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें सेल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है और एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी को जब साल्ट रिक्वायर होता है तो वो एनवायरनमेंट से अपटेक करेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा है, बॉडी के अंदर कम होती है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा साल्ट हो जाते हैं तो उसको एलिमिनेट या उसको एक्सक्रीट भी किया जाता है। तो इस तरह से जो एक्सेसिव वाटर होता है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज किया जाता है या रिमूव किया जाता है, और जो साल्ट होते हैं उनको जब एक्सेसिव होते हैं तो उनको एक्सक्रीट किया जाता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब अगली बात, लास्ट थिंग इज दैट एनिमल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट हैव द डिफरेंट एडाप्टेशन टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, लाइक फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, मैरीन एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, इन तीनों डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस मौजूद है जिनको अपनाते हुए वो अपने आप को वहां पे सर्वाइव किए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अब इसमें अगर हम क्वेश्चंस के हवाले से बात करें तो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स जो है वो एक लॉन्ग बन सकता है बट बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के हवाले से, लेकिन शॉर्ट के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहां पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, यानी हमने 3 टाइप पढ़ी है, हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो अब इनमें से कोई भी 2 टर्म्स उठाकर उसका डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, या वो शॉर्ट में ये भी पूछ सकता है डिफाइन जीरोफाइट्स, गिव देयर एडाप्टेशन, और इसी तरह से कोई भी वो टर्म का पूछ सकता है। इसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स, तो ये इसके अंदर भी ये 2 डेफिनेशंस मौजूद है। अब कभी ये कोई एक जो है वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं वो ऑस्मोरेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर दोनों का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता होता है। अब इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह उस पर हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, बट तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।